नमस्कार आप सभी का। मैं विनोद कुमार लेवे जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर में हमारी मस्ती की पाठशाला में स्वागत करता हूं। मस्ती की पाठशाला यह हमारे यहाँ इनोवेटिव पैडागोजी का एक एग्जाम्पल है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या है ये मस्ती की पाठशाला। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह हमने हमारे विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। इसको हम अभी कक्षा 10वीं और 9वीं में पढ़ा रहे हैं इस माध्यम से। इसके लिए हमने एनईपी में सुझाए हुए बैगलेस डे, जिसको कि हमारे विद्यालय में हम हर चौथे शनिवार को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन आयोजित किया जाता है। इस कक्षा के दौरान विद्यार्थी पिछले महीने पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को लेते हैं, साथ ही ग्रुप में उनका डिस्कशन करते हैं और उसके हिसाब से आर्ट इंटीग्रेटेड विभिन्न विधाओं के माध्यम से कक्षा के अंदर उनको प्रेजेंट करते हैं। इस क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि यह क्लास इन टॉपिक्स के साथ में इन विद्यार्थियों को कनेक्ट करती है, और ना केवल कनेक्ट करती है बल्कि रियल लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के साथ कनेक्ट करते हुए उनके सूटेबल सॉल्यूशंस जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा ही निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में स्टूडेंट एजेंसी के बारे में। यह क्लास स्टूडेंट्स को उनकी एजेंसी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से कि वह अपनी लर्निंग का पेस खुद डिसाइड कर सके। इस कक्षा के अलावा एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में एक कॉन्सेप्ट रखा है, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैगलेस डे। तो बैगलेस डे का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। इसके अलावा है सिटिंग अरेंजमेंट। इस दिन क्लास हम कोशिश करते हैं कि प्रकृति के साथ और खुले आसमान के बीच में हो, जिससे कि परंपरागत क्लास के तनावपूर्ण माहौल से बच्चों को हम बाहर निकाल सके। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तीसरा ये है टोटली चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी, जिसमें टीचर केवल एक फैसिलिटेटर होता है और बाकी का सारा काम विद्यार्थी देखते हैं, वह अपने टॉपिक को निर्धारित करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आर्ट इंटीग्रेशन की किस फॉर्म में वो प्रेजेंट करेंगे, इसका निर्धारण भी हमारे विद्यार्थी देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। तो जो विद्यार्थी परंपरागत क्लास के अंदर सवाल जवाब प्रक्रिया में उतना एक्टिवली भाग नहीं ले पाता है, वह इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जो भी उसके अंदर आर्ट का फॉर्म है उसके माध्यम से उस टॉपिक को प्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ ये कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी आगे बढ़ाता है। बच्चे मिलकर सीखते हैं, पीयर लर्निंग इसमें होती है, और साथ ही साथ 21st सेंचुरी स्किल्स जो है, इन स्किल्स को भी इसके अंदर बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता जो है वह है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स के कई सारे डोमेन होते हैं और जनरली परंपरागत कक्षाओं के दौरान हम इन सभी को छू नहीं पाते हैं। तो इस कक्षा में जो भी टॉपिक है उनका प्रेजेंटेशन बच्चे स्वयं समझ के इस प्रकार से देते हैं कि उसके संज्ञान में रिमेंबरिंग से लेके तो अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, उस टॉपिक का एनालाइजिंग, उसका इवैल्यूएशन और अंत में वह इसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन के ऊपर आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग आउटकम्स इसमें कह सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स का जो अगला डोमेन है, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो होता है, उस अफेक्टिव डोमेन के भी कई सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिनको हम परंपरागत कक्षा में अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि हम विद्यार्थियों को कई बार उस चीज़ का नॉलेज तो दे देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, या जिसे हम कह सकते हैं कि उससे दिल से नहीं जोड़ पाते हैं। तो जैसा कि लर्निंग ही अपने आप में हार्ट, माइंड और हैंड का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, लेकिन जनरली हम लोग केवल माइंड के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन मस्ती की इस पाठशाला में हम ना केवल उसके माइंड बल्कि उसके हार्ट और उसके हैंड मतलब साइकोमोटर एक्टिविटीज़, वहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स की अन्य कई विधाएं हैं, जिसमें से एक है साइकोमोटर। तो देखिए कि ये चित्र में किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपने शारीरिक संचालन और हाव भाव के द्वारा, ठीक है, ये चेहरे का एक्सप्रेशन है या हाव भाव है, इसको भी अपनी लर्निंग में पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और जो ऑडियंस में विद्यार्थी बैठे हैं वह भी इनके इन हाव भाव के माध्यम से ठीक प्रकार से जान पाते हैं कि भाई इस टॉपिक को किस प्रकार से हमको सीखना है और किस प्रकार से इसको अपनी रियल टाइम जो भी सिचुएशन है लाइफ की उसके साथ
इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मस्ती की पाठशाला की एक और बहुत अच्छी विशेषता है कि ये विद्यार्थियों की विभिन्न 21st सेंचुरी स्किल्स है, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग है। विद्यार्थी यहाँ पर इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने और लोगों तक पहुँचाने और सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, जहाँ पर कि कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, विद्यार्थी आपस में बात करते हैं, अपने टॉपिक डिसाइड करते हैं और किस प्रकार से उनको प्रेजेंट करना है इसके बारे में बात करते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं कि ये विद्यार्थी किस माध्यम से अपनी बातों को इफ़ेक्टिवली अपने सहपाठियों के साथ रखने में सफल हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मस्ती की जो पाठशाला है वह 21st सेंचुरी स्किल्स का जो हमारा उद्देश्य है उसको भी पूरा करते हैं। साथ ही साथ में एक और चीज़ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में हमने देखा था कि विद्यार्थी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक उसके अंदर पढ़ने के बाद एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी चाहिए। तो इसमें भी हम एक उसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट एजेंसी। स्टूडेंट एजेंसी का अर्थ होता है कि भाई पढ़ाई उस हिसाब से हो जिसमें बच्चा उसको एंजॉय कर सके, उसकी रफ्तार, उसकी पेस को निर्धारित कर सके, समय को निर्धारित कर सके। तो बिल्कुल हमने एक दिन जो हमारा बैकलेस डे है उसको इसी प्रकार से डिसाइड किया कि यहाँ पर हम स्टूडेंट एजेंसी को प्राइम फोकस दे सके। और जब विद्यार्थी को उसकी खुद की एजेंसी या उसकी स्वतंत्रता मिलती है सीखने की, तो ये रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो हमारी मस्ती की इस पाठशाला में आपने देखा कि किस प्रकार न केवल विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, बल्कि वह लर्निंग आउटकम्स के जितने भी डोमेन्स हैं उन डोमेन्स को प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ वह 21st सेंचुरी स्किल्स को भी प्राप्त कर रहा है। और यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी हो रही है। आइए देखते हैं इस क्लास को सीधे इसी क्लास में चलकर। नमस्कार, आप सभी का मस्ती की इस पाठशाला में मैं विनोद कुमार लेवे, पीजीटी इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हमारी इस अनूठी कक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य प्रावधानों के तहत जो परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों में से एक है कि एक दिन हम बैगलेस डे के दिन में मनाएं, जिस दिन बच्चे अपनी लर्निंग को एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ में यहाँ पर बात की गई है कि उस दिन बच्चे खुद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में सक्रिय रूप से अपना योगदान करें। हमारी मस्ती की पाठशाला ऐसी एक पाठशाला है जहाँ बच्चे अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से जो भी कुछ उन्होंने सीखा है वह आर्ट इंटीग्रेटेड के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सभी बच्चे यहाँ कोलैबोरेटिवली एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बाद में टॉपिक का चयन करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वह लर्निंग के सभी क्षेत्रों को प्राप्त कर सके। लर्निंग के अलग अलग डोमेन जैसे कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों के तीनों एक ही क्लास के अंदर हमको दिखाई देते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि स्टूडेंट एजेंसी को बहुत ही प्रेफरेंस दिया गया है, ये क्लास साक्षात इसका उदाहरण है। यहाँ बच्चे अपनी पेस से पढ़ाई करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं तथा अपने अनुभव अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं जेएनवी गांधीनगर की ये अनूठी क्लास मस्ती की पाठशाला। नमस्कार सभी को, मैं अभिलाषा दास, कक्षा 10वीं की छात्रा। और आज मैंने हाल ही में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें से मैंने ये सीखा कि एक स्त्री का जीवन कैसा होता है, कैसे उसके जीवन में हर एक स्तर पे, हर एक मोड़ पे भेदभाव किया जाता है उसके साथ। मैंने अपने इन विचारों को पंक्तियों में ढाला है। आशा है कि ये पंक्तियाँ आपके तक जाएंगी और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने क्या सीखा, क्या समझा और क्या जाना। तो वो इस प्रकार है कि वह जो वापस ना आता है एक बात समय दोहराता है, वह जो वापस ना आता है एक बात समय दोहराता है कि नारी का सम्मान करो ना नारी का अपमान करो। जन्म से लेकर आज तक, बचपन से लेकर युवान तक, जन्म से लेकर आज तक, बचपन से लेकर युवान तक एक ही बात सुनाई दी कि हमेशा नारी ने ही गवाही दी। चूल्हा चौका बर्तन कपड़े नारी का यह काम है, चूल्हा चौका बर्तन कपड़े नारी का यह काम है। कहता है जग यूं जो सबसे, क्या यही नारी का सम्मान है? एक माँ एक बहन एक बेटी एक सखी, एक माँ एक बहन एक बेटी एक सखी, हर रूप में नारी का अपमान हुआ। तुम घर में ही बंधी रहोगी,
क्या यही नारी का सम्मान हुआ? यह बात सुनाई जाती है, हर रोज़ दोहराई जाती है। यह बात सुनाई जाती है, हर रोज़ दोहराई जाती है कि तुम लड़की हो, सपने ना देखो। तुम लड़की हो, सपने ना देखो। उन्हें पूरा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं। तुम्हें इस घर में पाला जा रहा है कि अपनी किस्मत से तुम खुश नहीं? पर क्या सपने भी यह देखते हैं? उन्हें देखने वाला कौन है? पर क्या सपने भी यह देखते हैं? उन्हें देखने वाला कौन है? या सिर्फ तुम ही यही सोच बैठे हो कि तुमसे बड़ा अब कोई नहीं? यहाँ तक कि शिक्षा में भी यह लोग भेदभाव करते हैं। लड़कों को पढ़ने का हक देकर लड़कियों को बांध कर रखते हैं। चलो माना ये बात पुरानी है, घर घर की यही कहानी है। चलो माना ये बात पुरानी है, घर घर की यही कहानी है। पर अभी भी स्थिति सुधारनी है, हर नारी की यही जुबानी है। यह बात तुम मेरी याद रखना कि नारी को कम ना समझना। यह बात तुम मेरी याद रखना कि नारी को कम ना समझना, क्योंकि उम्र की हर स्तर पे, धरा पे और अंबर पे, उम्र की हर स्तर पे, धरा पे और अंबर पे, हर रूप में नारी होती है राजकुमारी। क्योंकि सृष्टि की निर्माता है नारी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है नारी। हम सबके अस्तित्व का कारण है नारी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है नारी और कुदरत की शोभा है नारी। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए अभिलाषा के लिए। देखा आपने, हम यहाँ पर लर्निंग को एक अलग लेवल पर लेके गए। क्लास के अंदर हम लोग कॉग्निटिव डोमेन तक ही पहुँचे थे, लेकिन इस कविता ने हमारे दिल को भी छुआ है। तो दिमाग के साथ साथ ये लर्निंग हमारे दिल तक भी गई है। हमने अभिलाषा को फील किया है। हमने फील किया है कि किस प्रकार समाज में जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम लर्निंग के माध्यम से जब भी अपना व्यवहार हम करें, इस प्रकार से करें कि हमारा व्यवहार जेंडर न्यूट्रल हो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगली टीम को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार सभी को। मैं प्रीति सुथार कक्षा 10वीं की विद्यार्थिनी और मेरे सहपाठी आज इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको औपचारिक क्षेत्र एवं अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेने के फायदे और नुकसान के बारे में बताना चाहते हैं। यह टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स की पाठ्यपुस्तक के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट से लिया गया, जिसमें प्रतीक्षा आपको गरीब किसान के पात्र में, दृष्टि आपको एक साहूकार के पात्र में, रिद्धि आपको मंगल सिंह के पात्र में और नृतिका आपको गरीब किसान के दोस्त के पात्र में नजर आएगी। तो आइए देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेने के फायदे। नमस्कार सेठ जी। अरे प्रतीक्षा बहन, आप कई दिनों के बाद कहीं गए थे इतने दिनों से? अरे सेठ जी, क्या बताऊं, ये फसल ही खराब हो गई और नए फसल बोने के लिए तो पैसे ही नहीं है। ये भगवान भी बड़ा नहीं। अरे भगवान का दिया सब कुछ आपका ही तो है। अभी पैसे ले जाओ, फिर बाद में दे जाना। सच सेठ जी? पर ब्याज? अरे ब्याज की क्या ही चिंता करते हो? बाकी सबके लिए 40%, आपके लिए 36%। वाह सेठ जी, आपको बड़े कल मैं आके आपसे पैसे ले जाऊँ। अरे कल की क्या बात करते हो? आज शाम को ही ले जाओ। और हाँ, आते आते अपने मकान के कागजात भी ले आए। वैसे तो मुझे आपके मकान के कागजात का क्या ही काम, लेकिन आप बड़ी ईमानदार हो तो कागजात तो लोगे ही। जी सेठ जी, अच्छा हुआ आपने याद। हाँ, राम। तो देखा आपने किस प्रकार से बड़े साहूकार प्रतीक्षा जैसे मासूम लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनसे बड़ी मात्रा में कर्ज वसूलते हैं और उन्हें अपने ऋण जाल में फंसा लेते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर प्रतीक्षा साहूकार का कर्ज चुकाने में असफल हो जाती है तो उसके साथ क्या होगा। नमस्ते सेठ जी। अरे भैया नमस्ते। पैसे ले आए? क्या बताऊँ सेठ जी, मेरी पुत्री की इस बार भी फसल खराब हो गई। तो मेरे पैसे? आपके पैसे लौटाने के लिए थोड़ा सा समय की क्या बात करते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे मकान के कागज अभी भी मेरे पास है। सेठ जी, मेरे मकान को कुछ मत करना सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं सेठ जी, मैं उनको क्या खिलाऊंगी। वो मैं क्या जानूं? मंगल सिंह, इसको बाहर निकाल दे और घर से सारा सामान भी फेंक दे बाहर। सेठ जी। तब आगे प्रतीक्षा रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है और रास्ते में उसे अपने एक दोस्त मिलती है। तो आइए देखते हैं उन दोनों के बीच का वार्तालाप। अरे प्रतीक्षा बहन, क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? अरे यार क्या बताऊँ, देखना हमारे गाँव का जो साहूकार है ना, उसने मेरा घर ही छीन लिया। क्यों? मैंने उससे मेरी फसल उगाने के लिए थोड़े से पैसे लिए थे। पहले तो उसने अपनी मीठी बातों में फंसाकर मुझे पैसे दे दिए, पर जब मैं मेरी फसल खराब होने के कारण उसे पैसे नहीं लौटा पाई तो उसने मेरा घर ही छीन लिया। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, वो बदमाश आदमी है। उसने बहुत सारे गाँव वालों को भी तो ऐसे रोक के रखा है। पिछले साल मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने उससे ऋण न लेके बैंक से ऋण लिया था,
जिसके कारण मुझे अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए भी पैसे मिले थे। फसल अच्छी हुई, मुझे मुनाफा भी हुआ, जिसके कारण न केवल मैंने अपनी स्थायी पूंजी में बढ़ोतरी की बल्कि साहूकार से लिए पैसे भी वापस कर दिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, बस हमें बैंक में जाके कुछ माहिती देनी होती है, वो हमें किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसकी मदद से हमें सस्ती दर पर लोन मिलती है। और तुझे पता है, मुझे उसकी मदद से 6% ब्याज दर पर लोन मिली थी। है? उस दुष्ट साहूकार ने तो मुझे 36% प्रति वर्ष की दर से लोन दिया था। इतनी ज्यादा? हाँ, ये देख, उसी की मदद से ही तो मैंने ये ट्रैक्टर खरीदा है। इसकी वजह से मुझे मेरे फसल के परिवहन में भी काफ़ी मदद मिली है और मुझे काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कि तो मुझे बैंक में नहीं चलेगी क्या? हाँ, नेक काम में देरी कैसी? चल। तो देखा आपने किस प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर आप ऋण जाल में फंस सकते हैं और दूसरी तरफ औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर आप ऋण जाल में फंसने से बच सकते। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से इन लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ऋण के बारे में बताया और किस प्रकार से एक ऋण और एक कर्ज आपको बदहाली की हालत में फंसा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने एक अलग डोमेन को टच किया। इन्होंने अपनी एक्टिंग के माध्यम से साइकोमोटर डोमेन का इस्तेमाल किया और इस फीलिंग को और आगे तक एक नाट्य रूपांतरण में आपके सामने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके। नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं के छात्र आप सभी के समक्ष एक नाटक लेके प्रस्तुत हुए हैं। यह नाटक हमने कक्षा 10वीं के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक का एक सब टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर आधारित है, जो कुछ इस प्रकार है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे सर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका एक सब टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? जानना है आप लोगों को? यस सर। पक्का जानना है? यस सर। तो चलिए देखते हैं इसको एक नाटक के माध्यम से। अरे भाई जयमीन, सुबह से काम कर रहे हैं यार, और ऊपर से इतनी धूप है। धूप में काम करे तो 2 वक्त की रोटी मिले और ना करे तो परिवार भूखा मरे। हाँ भाई, बात तो सही है। सरकार एक दिन के मजदूर को एक दिन के 350 रुपये दे रही है। क्या बात करते हो, 350? हाँ, पर ये कंजूस मक्खी मालिक हमको सिर्फ एक दिन के 100 रुपये दे रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेतन निश्चित नहीं रहते। हाँ भाई, बात तो सही है। 100 रुपये में तो परिवार का भी गुजारा नहीं होता। और यहाँ पे सुबह 6 बजे से काम करो, पूरी रात भी काम करो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के समय भी निश्चित नहीं रहते। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बातें क्यों कर रहे हो? काम करना है कि नहीं? बातें करने का वेतन मिलता है तुम्हें? मालिक, सुबह से काम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम। आराम? आराम किस बात का? काम करोगे तो ही वेतन मिलेगा। मालिक, आप वेतन की क्या बात करते हो? आपसे जुबान लड़ेगा? नहीं आपसे जुबान लड़ेगा? नहीं मालिक। अरे इधर से निकल जा, नहीं करना तो काम। नहीं मालिक, निकल जा। नहीं, मेरे को काम निकल जा। करने वाला मालिक। तो देखा आपने किस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों तथा किसानों और मजदूरों के साथ शोषण किया जाता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ उदाहरण, जो कुछ इस प्रकार है। अरे भैया, थके थके से क्यों लग रहे हो? अरे यार, आज तो बहुत काम था। ये सरकार भी ना बहुत काम करा रही है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम तो? तुम्हारे पास तो नौकरी है, मुझे तो शहर शहर भटकना पड़ता है नौकरी की तलाश में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी स्थायी रहती है। हाँ, ये तो ठीक है, नौकरी वोकरी तो ठीक है। सोच रहा हूँ एक गाड़ी खरीदूँ, लेकिन अभी पैसे कम है। हाँ तो खरीद लो ना। कंपनी जो तुम्हें सैलरी देती है, फिर बैंक से लोन लेके मासिक किस्तों में चुका देना। ऊपर से घर में कितने दिनों से भाई बोल रहे बच्चों को कहीं घुमा के लाओ, सोच रहा हूँ कहीं घुमा ही लाऊं। अरे ये भी क्या बात कर रहे हो? कंपनी तुम्हें छुट्टियाँ तो देती है, उसमें चले जाओ। देखा आपने, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी कर्मचारी को साप्ताहिक छुट्टियां दी जाती है तथा उनका वेतन निश्चित रहता है। पिछली बार गया था पहाड़ी वाली जगह पे, मगर बहुत ठंड पड़ रही थी, बुखार आ गया था। अरे ये कर दी ना फिर से छोटे मुँह से बड़ी बात। कंपनी जो तुम्हें छुट्टियां देती है उसके साथ मेडिकल लीव भी तो देती है, उसका भी तो कभी इस्तेमाल कर लिया करो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी कर्मचारी को मेडिकल संबंधित छुट्टियां भी दी जाती है। हाँ यार, सब ठीक है। अब तो बस एक ही तमन्ना रह गई, रिटायरमेंट के बाद एक बार पूरी दुनिया घूमा, वर्ल्ड टूर होते हो। सही है तुम्हारा तो। घर बैठे बैठे रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, घूम आओ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन भी दी जाती है।
तो बच्चों, ये आपने कुछ उदाहरण देखे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। सर, हमने संगठित क्षेत्र के बारे में तो बता दिया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? बहुत अच्छा प्रश्न। आप सबने देखा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ आज भी शोषण किया जाता है, लेकिन उनको इस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है मनरेगा। मनरेगा में ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तथा उसके पास काम नहीं है तो सरकार द्वारा उसे 100 दिनों का काम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ माँ अमृतम कार्ड, यदि कोई व्यक्ति काम करने के समय बीमार हो जाता है तो उसका हॉस्पिटल में फ्री में इलाज भी करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ बीमा की अन्य योजनाएं भी उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए सरकार ने बीमा जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। धन्यवाद। वेरी गुड नीतीश और टीम। देखा आपने कि नीतीश और टीम ने किस प्रकार से बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से बता दिया हमको कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर किए, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है और उनकी स्थिति को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। नमस्कार सभी को, मैं जिल पटेल, कक्षा 10वीं का छात्र। मैं और मेरे सहपाठी मित्र पिछले हफ्ता में पढ़े गए हमारे अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख यानी कि मनी एंड क्रेडिट से प्रेरित होकर बैंक की गतिविधियाँ कैसे होती है उसके ऊपर एक प्रस्तुति देना चाहते हैं, जिसमें अंश है। मैं बैंक हूँ और मैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है मैं उनसे ऋण लेता हूँ और जिनके पास पैसों की कमी होती है मैं उनको ऋण देता हूँ। और देव है। मैं एक किसान हूँ, मेरी फसल अच्छी होने के कारण इस साल मेरे पास अधिकतम पूंजी है। और रुद्राक्ष है। नमस्ते सभी को, मैं एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है लेकिन मेरे पास अतिरिक्त पूंजी नहीं। तो हमने देखा कि देव के पास इस साल अधिक पूंजी है और उसे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करनी है और रुद्राक्ष को अपना नया बिजनेस खोलने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों को बैंक से क्या मदद मिलती है, पहले देव के उदाहरण से। अरे वाह, इस साल तो फसल अच्छी होने के कारण पैसे भी अच्छे मिले, पर इतने सारे पैसों का मैं इधर रख के भी क्या करूं, अगर चोरी हो गए तो। हाँ, मैं इसे बैंक में रख सकता हूँ जिससे पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और मुझे ब्याज भी मिलेगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। आइए आइए, आपका हमारे बैंक में स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपने पैसे जमा करवाने। भाई साहब, आप एकदम सही जगह पे आए हैं क्योंकि हमारी बैंक आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले अच्छा ब्याज दर उपलब्ध कराती है, इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। ये तो और भी अच्छी बात है, पर मैंने दूसरी बैंकों में पूछा, वो मुझे 5% दे रहे हैं। आप कितने प्रतिशत? अरे भले हो बैंक आपको सिर्फ 5% ब्याज देंगी, लेकिन सिर्फ हमारी बैंक आपको 8% ब्याज देगी। ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, आप ये पर्ची भर दीजिए, बाद में मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा। हाँ। ये लीजिए पर्ची और ये रहे पैसे। धन्यवाद भाई साहब, आप एकदम सुनिश्चित हो जाइए क्योंकि आपका पैसा हमारी बैंक में एकदम सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो हमने देखा कि देव ने अपने पैसे बैंक में जमा करके उसे सुरक्षित भी कर दिया और उससे होने वाले ब्याज से अब वो फ़ायदा भी कमा रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि रुद्राक्ष को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कोई तरीका मिलता है, तो वो पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करता है। अरे यार, इस साल भी बिजनेस शुरू नहीं हुआ, पैसों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। क्या करूं? रिश्तेदारों से मांगूं? नहीं, वो मना कर देंगे। तो साहूकार से मांगूं? अरे नहीं, वो ज़्यादा कर वसूलेगा। तो क्या करूं? अरे हाँ, मैं बैंक से पैसे मांगता हूँ। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते। आइए आइए, आपका हमारे बैंक में स्वागत है। बताइए। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपना नया बिजनेस शुरू करना है। बस अब आप निश्चित हो जाइए क्योंकि हमारी बैंक आपको बहुत अच्छे ब्याज दर पर आपको लोन उपलब्ध कराएगी। देखिए भाई साहब, सिर्फ हमारी बैंक अभी भी नई लागू की गई योजना युवा स्वरोजगार योजना के तहत आपको 12% ब्याज दर की बजाय आपको 10% ब्याज दर पर आपको लोन उपलब्ध कराएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, हम आपको ऋण तो दे देंगे, लेकिन हमारे ऋण देने के भी कुछ शर्तें होती है जिसको हम ऋणाधार बोलते हैं। ये ऋणाधार क्या होता है? देखिए भाई साहब, ऋणाधार ये होता है कि ऋणाधार में बैंक के पास एक गारंटी होनी चाहिए कि उसका देय का पैसा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए ऋण लेने वाले को
अपने कुछ ज़रूरी कागजात जैसे ज़मीन के कागजात, घर के कागजात या फिर गाड़ी के कागजात बैंक में गिरवी रखने पड़ते हैं। इससे बैंक के पास से गारंटी हो जाती है कि उसका दिया क्या सुरक्षित है। तो क्या आपके पास अपने ज़रूरी कागजात उपलब्ध है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास अपने घर के कागजात है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने ज़रूरी कागजात लेके सोमवार को बैंक में आ जाइएगा, मैं आपको आपका लोन दे दूँगा। ठीक है, तो फिर हम सोमवार को मिलते हैं। धन्यवाद। वापस जरूर आइएगा। तो अब रुद्राक्ष बैंक से कर्ज ऋण लेता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और मासिक किस्तों से बैंक को ऋण चुका देता है। एक चीज़ देखी आपने, बैंक देव को 8% दे रही है और रुद्राक्ष से 10% वसूल कर रही है। ये जो 2% का डिफरेंस है, यही 2% बैंक की कमाई होती है और ये इसी बैंक की कमाई से वह अपने कर्मचारियों को पैसे देने, पगार देने और दूसरे काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस प्रस्तुति से आपको समझ में आया होगा कि बैंक की गतिविधियाँ कैसे होती है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कश्वी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे सहपाठी मिलकर आपको एक प्रस्तुति के माध्यम से जल की कमी और जल संरक्षण के बारे में बताना चाहते हैं। यह हमारी भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 जल संसाधन पर आधारित है। मेरे साथ है एंजलिना हाथी के किरदार में, ध्वनि हिरन के किरदार में, दृष्टि बंदर के किरदार में और ऋषि खरगोश के किरदार में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाथी मियाँ, कहाँ से आ रहे हैं इतनी चिंता में? अरे आ रहे हैं अपने तालाब की ओर से। अरे हाँ, सुना उसके हालात तो बहुत खराब है। अरे क्या ही कहे, पूछ लो इन खरगोश और हिरण को उनका आंखों दिखा हाल। अरे पानी की तो बात ही मत पूछो। जंगल में दो तालाब होने के बावजूद एक में भी पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे एक भी तालाब में पानी नहीं है। इन लालची इंसानों ने अपने उपयोग के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए और उसके बनाए हमारे तो तालाब ही सूख गए। अरे अभी भी याद आते हैं मुझे वो दिन जब मैं पूरे दिन उस तालाब पे मस्ती कर करके अपने दोस्तों के साथ नहाता था और ये बंदर भी उस बरगद के पेड़ पे लटकता रहता था। बिल्कुल सही बात है हाथी मियाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। पर इन लालची इंसानों ने अपने उपयोग के लिए हमारी इस सुंदर प्रकृति के इस अभिन्न अंगों को भी उजाड़ के रख दिया है। हाँ, और पानी की इस नितांत कमी के कारण हमारे कई जलीय दोस्त भी बेवजह ही मारे गए। ये तो हुई मात्रात्मक कमी की बात। अब एक नज़र करते हैं गुणात्मक कमी की। इन लालची इंसानों ने हमारे दूसरे तालाब में भी जहर घोल दिया है, जिसके कारण पानी होते हुए भी किसी काम का नहीं है। अरे पर ये मनुष्य करे भी तो क्या करे? अपनी जलीय जरूरतों को पूरा कहाँ से करे? अरे तुम्हारी मति मारी गई है। कल ही हमारा टीटू लोमड़ी उस तालाब का जहरीला पानी पी के मर गया और अभी भी तुम इंसानों का पक्ष दे रही हो। सही बात है हाथी मियाँ, इसकी मति मारी ही गई है। बोल रही है मनुष्य क्या करे। मनुष्य क्या करे का क्या मतलब? ये जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके पढ़ाई करने जाते हैं, वे वहाँ इतना कुछ सीख कर भी उसका करते क्या है? क्या सच में उनके पास कोई और विकल्प नहीं है या वो सब कुछ जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है या हम इन्हें जानकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने देखा कि पानी की कमी के 2 प्रकार होते हैं, एक गुणात्मक कमी और एक मात्रात्मक। कभी कभार पानी ही नहीं होता और कभी कभार पानी होने के बावजूद भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। पानी की इस कमी को देखते हुए जल संरक्षण आवश्यक हो जाता है। क्या जल संरक्षण के भी 2 प्रकार होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक? बिल्कुल, जल संरक्षण भी मात्रात्मक और गुणात्मक तौर पर किया जा सकता है। मात्रात्मक जल संरक्षण के लिए हम छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गुणात्मक जल संरक्षण के लिए हम रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे उपयोग के लिए पानी बढ़ेगा, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी होगा। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से इन प्रस्तुतियों के माध्यम से इन बच्चों ने आज की इस मस्ती की पाठशाला में अपने विषय को बहुत ऊंचाई तक लेके गए। इन्होंने इस प्रस्तुतियों के माध्यम से 21st सेंचुरी स्किल जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन सबका बेहतरीन प्रदर्शन किया। यदि हम कक्षा के अंदर इस प्रकार से अपने विषयों को पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं सप्ताह में 1 दिन या फिर इस मस्ती की पाठशाला में, तो डेफिनेटली बच्चे इसको एंजॉय करेंगे और लर्निंग को अपने साथ अपनी लाइफ तक इसको जोड़ेंगे। हमारे NEP 2020 का यही उद्देश्य है कि बच्चों की जो एजुकेशन हो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स एजेंसी की बात की गई है। यही स्टूडेंट एजेंसी
ये बच्चे अपनी पेस से और अपनी रुचि के अनुसार सीख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इन सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और मैं चाहूँगा ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ में आप अगली कक्षाओं में भी यहाँ पर उपस्थित हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सुथार है और मैं कक्षा 10वीं की विद्यार्थिनी हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय और हमारे स्कूल के सोशल साइंस के टीचर श्री विनोद कुमार लेवे सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस मस्ती की पाठशाला में शामिल होने का मौका दिया है। आज मैंने मस्ती की पाठशाला में भाग लिया और इनोवेटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस किया। पहले हम विद्यार्थी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते थे, परंतु जब से लेवे सर ने हमें लर्निंग की नई प्रक्रियाओं से पढ़ाना शुरू किया है, तब से हमें यह सब्जेक्ट बड़ा ही रोचक लगने लगा है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने हमें इनोवेटिव लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग करने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम न केवल हमारे समाज के साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति सुथार है और मैं कक्षा 10वीं की विद्यार्थिनी हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय और हमारे स्कूल के सोशल साइंस के टीचर श्री विनोद कुमार लेवे सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस मस्ती की पाठशाला में शामिल होने का मौका दिया। आज मैंने मस्ती की पाठशाला में भाग लिया और इनोवेटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस किया। हम विद्यार्थी पहले सोशल साइंस के सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते थे, परंतु जब से लेवे सर ने हमें लर्निंग की नई प्रक्रियाओं से पढ़ाना शुरू किया है, तब से यह सब्जेक्ट हमारे लिए बड़ा ही रोचक बन गया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने हमें इनोवेटिव लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग करने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम न केवल हमारे समाज के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कश्वी है और मैं कक्षा 10वीं की एक विद्यार्थी हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर में अभ्यास करती हूँ। मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक श्री विनोद कुमार लेवे जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वे हमें नए नए तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। हर शनिवार को हम मस्ती की पाठशाला का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आर्ट इंटीग्रेटेड के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स को अपने मनपसंद विषय को अच्छी तरह से सीखते हैं। जब भी लेवे सर हमें पढ़ाते हैं, हम एक ही बार में सब कुछ समझ जाते हैं और हमें बहुत ही मज़ा आता है। इसके लिए मैं एक बार फिर उनके आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। Good morning, I am Mrs. R. Krishna Kumari, Vice Principal of JNV Gandhinagar. Today is 4th Saturday and as per NEP 2020 we are observing Bagless Day, where the teachers are adapting various innovative pedagogies to achieve the learning outcomes and 21st century skill. I congratulate Mr. Vinod Kumar Leve, PGT History of JNV Gandhinagar for effectively implementing NEP 2020 by using different innovative pedagogies. So, our students will achieve all the domains of learning, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. The pedagogy adapted by Mr. Vinod Kumar Leve, PGT History using art integrated pedagogy is very interesting and also help to attain 21st century skill like creative thinking, critical thinking, and collaborative and communication. All the best and happy learning. शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में विद्यालय द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक अभिनव प्रयोग सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा श्री विनोद कुमार लेवे जी पीजीटी इतिहास के नेतृत्व में आयोजित मस्ती की पाठशाला है। सभी बच्चे इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तथा बाल केंद्रित शिक्षण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।